दोपहर 3:10 साल 2024 के मई महीने की 1 तारीख लखनऊ पुलिस के 112 कमांड सेंटर के छोटे से ड्यूटी रूम में इमरजेंसी फोन की घंटी लगातार बजने लगी। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक महिला की घबराहट भरी आवाज आई। हत्या हो गई है, ज्वेलरी की दुकान लूट ली गई है। किसी को गोली मार दी है, एमजी रोड पर अंजलि ज्वेलर्स में, मदद भेजिए। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी और शब्द टूट रहे थे। कुछ ही सेकंड में पूरा कमांड सेंटर हाई अलर्ट पर आ गया। उच्चतम स्तर का अलर्ट तुरंत जारी कर दिया गया। 112 पुलिस यूनिट, ट्रैफिक पुलिस और लखनऊ शहर पुलिस की टीमों को एक साथ रवाना कर दिया गया। गश्ती गाड़ियों के सायरन बजने लगे और वे तेजी से मई की उमस भरी दोपहर की हवा को चीरती हुई आगे बढ़ने लगीं। शहर के केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। हर चौराहे पर जल्दबाजी में बैरिकेड लगा दिए गए। चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक अपराधी एक नौजवान था जिसने काली जैकेट पहन रखी थी और वो बिना नंबर प्लेट वाली पल्सर मोटरसाइकिल चला रहा था। ये जानकारी बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन उस समय पुलिस के पास बस इतना ही था। शाम के समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा और अव्यवस्थित था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें और पुलिस के सायरन एक दूसरे में मिल रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच अपराधी का साया एक परछाई की तरह गायब हो गया, तेज, सटीक और बेरहम। किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे भागा। जब पूरा शहर अफरा तफरी में था, तो हॉटलाइन पर उस महिला के रोने की टूटी फूटी और हताश आवाज अभी भी गूंज रही थी। कहीं उसी जानी पहचानी सड़क पर एक जिंदगी खत्म हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो फोन कॉल लखनऊ में 2024 के सबसे भयानक मामले की शुरुआत थी। एक ऐसा मामला जिसे बाद में जब भी याद किया जाता, लोग कांप उठते। अंजलि ज्वेलर्स के अंदर असल में क्या हुआ था? दिन दहाड़े गोली चलाने वाला कौन था और उसने इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया? जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो एमजी रोड, जो हमेशा गुलजार रहता था, मानो जम सा गया हो। जिज्ञासु लोग सड़क के दोनों ओर जमा हो गए। अंजलि ज्वेलर्स के सामने लगी पीली टेप की घेराबंदी के पार देखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की गाड़ियों की लाइटें दुकान के सामने लगातार चमक रही थीं, जो टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़कर किसी ठंडी छुरी की धार की तरह लग रही थीं। अंदर बारूद, खून और टूटे कांच की धूल की मिली-जुली गंध हवा में भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान अभी-अभी गुजरा हो। डिस्प्ले काउंटर टूटे हुए थे, सोने की ट्रे इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं और फर्श पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे। दुकान के ठीक बीच में एक आदमी का शव पड़ा था। वो श्री रमेश कुमार थे, दुकान के मालिक, जिन्हें उनके विनम्र और ईमानदार स्वभाव के लिए पूरा इलाका सम्मान देता था। मेडिकल टीम ने पुष्टि की कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका कारण दिल में लगी एक गोली थी। शुरुआती जांच के अनुसार ये गोली एक देसी कट्टे से चलाई गई थी, जो पास की रेंज में बेहद घातक हथियार होता है। एक ही गोली बिल्कुल सटीक, बिना कांपते हाथ से चलाई गई। इससे जांचकर्ताओं को समझ आ गया कि ये कोई अचानक की गई लूट नहीं थी। डीसीपी विक्रम सिंह, क्राइम ब्रांच के प्रमुख, जो दर्जनों बड़े मामलों का नेतृत्व कर चुके थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ठंडी नजरों और दृढ़ आवाज के साथ अंदर कदम रखा। फॉरेंसिक टीम, हर चीज की बारीकी से जांच करो, एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, हर सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है। तुरंत सफेद प्रोटेक्टिव सूट पहने फॉरेंसिक टीम के अधिकारी अपने काम में लग गए। दुकान के हर सेंटीमीटर की तस्वीरें ली गईं, माप लिया गया और चाक और मार्करों से निशान लगाए गए। हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो, गोली का खोल हो या फर्श पर एक धुंधला सा पैर का निशान हो, सावधानी से दर्ज किया गया। एक युवा जासूस ने धीरे से कहा, सर, दाहिनी ओर के कांच के काउंटर पर टक्कर का निशान है, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। शायद उसने बंदूक के बट से मारा होगा। डीसीपी सिंह ने धीरे से सिर हिलाया।
उनकी नजरें अभी भी सामने के उस खाली स्थान पर टिकी थीं, जहां खून का धब्बा एक ऐसे घाव की तरह फैला हुआ था जो कभी नहीं भर सकता। इस बीच बाहर भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। हे भगवान, रमेश जी तो बहुत भले आदमी थे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने एक नौजवान को काली जैकेट में बहुत तेजी से भागते हुए देखा था। लोगों के बीच ये टूटे फूटे वाक्य सावधानी से नोट किए जा रहे थे। कोई भी छोटा विवरण इस जटिल अपराध की पहेली का पहला टुकड़ा हो सकता था। जब घड़ी में शाम के 5 बजे ज्वेलरी की दुकान के आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सूरज डूब रहा था, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की पीली बत्तियां अभी भी चमक रही थीं। उस रोशनी के बीच श्री रमेश की मौत एक शांत शहर के दिल पर लगे एक ठंडे पूर्ण विराम की तरह थी। कोई नहीं जानता था कि उसी शाम खून के सूखे धब्बे, टूटे कांच के टुकड़े और वो गोली का खोल जांच टीम को एक ऐसी खोज पर ले जाएंगे जो कई दिनों और रातों तक चलेगी, जहां हर खामोश सुराग में एक रहस्य छिपा था। अंजलि ज्वेलर्स की लूट सिर्फ एक सामान्य डकैती नहीं थी। उस गोली के पीछे कोई गहरा कारण था, कोई दबाव या कोई अंधा और आवेगी गुस्सा। और वो अपराधी कौन था जिसने दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच गोली चलाने की हिम्मत की? लखनऊ शहर में रात उतर आई, जबकि लोग अभी भी दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक लूट के बारे में बातें कर रहे थे। फॉरेंसिक लैब के अंदर रात भर बत्तियां जलती रहीं। नीली वर्दी पहने लोग नींद की कमी से जिनकी आंखें धंस गई थीं, अंजलि ज्वेलर्स से इकट्ठा किए गए हर फोटो और हर नमूने की जांच में जुटे थे। हर छोटा सुराग, एक गोली का खोल, खून का एक धब्बा, एक गिरी हुई सोने की ट्रे, सब अपने अपने तरीके से उनसे बात कर रहे थे। बस जरूरत थी उस घटना स्थल की भाषा को सुनने की। घंटों तक चली जांच से बहुमूल्य लेकिन चुनौतीपूर्ण डेटा मिला। मेज के नीचे मिला एकमात्र गोली का खोल एक देसी कट्टे का था, एक ऐसा हथियार जिसके रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन अक्सर दुस्साहसिक डकैतियों में इस्तेमाल होता है। अपराधी द्वारा इस तरह के हथियार का चुनाव ये दर्शाता है कि उसने पूरी तैयारी की थी। ये कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी। कांच के काउंटर पर टक्कर का निशान दिखाता है कि बल बहुत ज्यादा नहीं था। शायद बंदूक के बट से मारा गया था। इसका मतलब था कि वो सब कुछ लूटने के लिए काउंटर तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि बस पास का सोना जल्दी से उठाकर भागना चाहता था। ये एक दुस्साहसिक लेकिन योजनाबद्ध कार्य था। कोई भी मूल्यवान फिंगरप्रिंट नहीं मिला। लुटेरे ने स्पष्ट रूप से दस्ताने पहने थे ताकि कोई सबूत ना छूटे। यहां तक कि दरवाजे का हैंडल भी, जिसे लोग अक्सर अनजाने में छूते हैं, बिल्कुल साफ था। ये छोटे छोटे विवरण एक अविश्वसनीय स्तर की ठंडी गणना को दर्शाते हैं। ज्वेलरी की दुकान के सुरक्षा कैमरे ने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। केवल 45 सेकंड के वीडियो में अपराधी दिखाई देता है। वह अकेला काम कर रहा था। दुबला पतला शरीर, लगभग 5 फीट 7 इंच लंबा। उसने एक काली जैकेट, एक बेसबॉल कैप और एक मास्क पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसने अंदर कदम रखा, बंदूक तानी, गोली चलाई, फिर दरवाजे के पास का सोना इकट्ठा किया और भाग गया। सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में, तेज, बिना कांपते हाथ से और बिना एक शब्द बोले। एक जांचकर्ता ने धीमी आवाज में टिप्पणी की। इससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि वो कोई नौसिखिया नहीं था, या कम से कम उसने इस दुकान पर पहले से नजर रखी थी। चश्मदीद महिला सेल्स पर्सन का बयान आंसुओं के बीच दर्ज किया गया। उसने बताया, उस समय मैं बीच के काउंटर पर खड़ी थी। रमेश अंकल माल की जांच कर रहे थे, तभी वो आदमी अंदर घुस आया। अंकल जैसे ही चिल्लाने वाले थे और उनका हाथ अलार्म बटन तक पहुंचने ही वाला था कि उसने गोली चला दी। धमाका बहुत तेज था, मैं बहुत डर गई। गिरते हुए मैंने बस उसे सोने की कुछ ट्रे लूटते और भागते हुए देखा। उसकी कहानी ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से और बेरहमी से हुआ था। जब सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ा गया तो एक प्रारंभिक तस्वीर उभरने लगी। एक अकेला अपराधी हथियार के साथ तैयार 1 मिनट से भी कम समय में कार्रवाई की। कोई पहचान का निशान नहीं छोड़ा। सब कुछ असामान्य रूप से पेशेवर था। हालांकि यही पूर्णता जांच को एक गतिरोध पर ले आई।
कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गाड़ी का नंबर नहीं, कोई चश्मदीद जिसने चेहरा देखा हो। अपराधी कुछ ही पलों में लोगों की भीड़ में गायब हो गया। केस मीटिंग रूम में डीसीपी विक्रम सिंह चुपचाप उस बोर्ड को देख रहे थे जिस पर विभिन्न सिद्धांतों को चिपकाया गया था। पहला सिद्धांत, अपराधी एक पेशेवर है जिसका ज्वेलरी लूटने का पिछला रिकॉर्ड है। दूसरा सिद्धांत, कोई हताश व्यक्ति जिसने गरीबी के कारण ये कदम उठाया। तीसरा सिद्धांत, ये व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला हो सकता है जिसे लूट का रूप दिया गया है। जांच के 3 रास्ते थे, लेकिन किसी के पास भी ठोस आधार नहीं था। हर सुराग खामोश था, हर निशान ठंडा था। बाहर सड़कों पर रोशनी जल चुकी थी। ठंडी कॉफी और कागजों की गंध से भरे दफ्तर ने जासूस अभी भी हर फ्रेम, हर रिपोर्ट की जांच कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी अपराध कभी भी पूर्ण नहीं होता। कोई न कोई सुराग, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सही समय पर बोल उठेगा। और वे नहीं जानते थे कि उन्हीं खामोश सुरागों से एक सुनहरा पल आगे इंतजार कर रहा था, जहां सच्चाई की पहली किरण चमकने वाली थी। क्या जांच टीम इस सुरागहीन भूल भुलैया में अपराधी को ढूंढ पाएगी? और किस बात ने एक इंसान को इतनी बेरहमी से गोली चलाने पर मजबूर कर दिया? उस रात लखनऊ पुलिस मुख्यालय में देर तक बत्तियां जलती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत सो नहीं रही है। कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज, वॉकी टॉकी की खड़खड़ाहट, बाहर हो रही हल्की बारिश की आवाज में मिल गई, जिससे एक भारी और तनावपूर्ण माहौल बन गया। मीटिंग रूम के बीच में बड़ी स्क्रीन पर अंजलि ज्वेलर्स के घटनास्थल की तस्वीरें बार बार चलाई जा रही थीं। डीसीपी विक्रम सिंह का गंभीर चेहरा सफेद नियन रोशनी में साफ दिख रहा था। उन्होंने घड़ी देखी, रात के 11:47 बज रहे थे। अपराध को हुए अभी 8 घंटे से कुछ ज्यादा ही हुए थे, लेकिन दबाव हर किसी पर भारी था। वो खड़े हुए। उनकी दृढ़ आवाज उस घने माहौल में गूंजी। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। अपराधी ने दिन दहाड़े गोली चलाई, एक व्यक्ति को मार डाला, सोना लूटा और कुछ ही सेकंड में फरार हो गया। जनता में अत्यधिक भय है। इस क्षण से हम आधिकारिक तौर पर विशेष जांच टीम 924C का गठन करते हैं। मामले का नाम 924C घटना की तारीख और अपराध की विशेष गंभीरता के प्रतीक के रूप में रखा गया था। ये नाम आने वाले दिनों में पूरे बल के लिए एक जुनून बन जाएगा। डीसीपी सिंह ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई, हर शब्द हवा में जोर दे रहा था। उन्होंने सभी अधिकारियों और जवानों से तत्काल विचार करने का अनुरोध किया। किसी भी कीमत पर, मैं जोर देता हूं, किसी भी कीमत पर हमें जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ना होगा, ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को स्थिर किया जा सके। मीटिंग रूम में माहौल भारी हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। बस छत पर बारिश की टिप-टिप की आवाज आ रही थी। हर कोई समझ गया था कि ये अब कोई सामान्य मामला नहीं है। शहर के केंद्र में दिन दहाड़े एक गोली चलना पूरे कानून प्रवर्तन प्रणाली के लिए एक चुनौती थी। उसी रात मामले को सुलझाने के आदेश जारी किए गए। दर्जनों एलीट जासूसों को कई दिशाओं में बांटा गया। एक टीम को उन सभी मार्गों की जांच करने का काम सौंपा गया जिनसे अपराधी भाग सकता था, और ट्रैफिक कैमरों के डेटा से मिलान करना था। एक और टीम इलाके में देसी कट्टे का इस्तेमाल करने या लूट का पिछला रिकॉर्ड रखने वाले संदिग्धों की फाइलों को खंगाल रही थी। एक गुप्त टीम शहर के पॉन शॉप्स और ज्वेलरी की दुकानों के साथ समन्वय कर रही थी। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि चोरी का माल जल्दी बेचा जा सकता है, अनुभवी जांचकर्ता जानते थे कि अपराधी ने तेजी से काम किया था, लेकिन वो अदृश्य नहीं हो सकता था। उसे कम से कम कुछ सड़कों, कुछ कैमरों से गुजरना पड़ा होगा और कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा। भले ही वो एक धुंधली तस्वीर ही क्यों ना हो, लेकिन जब पहली रिपोर्टें आईं तो सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। किसी भी कैमरे में गाड़ी का नंबर प्लेट साफ नहीं दिखा। किसी ने नहीं देखा कि घटनास्थल से निकलने के बाद वो किस दिशा में मुड़ा। यहां तक कि मुखबिरों से भी संदिग्ध के इलाके से बाहर भागने का कोई संकेत नहीं मिला। एक युवा सिपाही ने अनायास ही कह दिया, जैसे वो सड़क के बीच से हवा में गायब हो गया हो। डीसीपी सिंह ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
ये बात सुनने में मजाक लग सकती थी, लेकिन ये डरावनी सच्चाई थी। अपराधी वास्तव में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। अगली सुबह दूसरी केस मीटिंग हुई। माहौल थका हुआ था, लेकिन हर किसी की आंखों में दृढ़ता थी। डीसीपी सिंह ने दीवार पर लगे नक्शे की ओर इशारा किया, जहां ज्वेलरी की दुकान से शहर के बाहरी इलाकों तक जाने वाले मार्गों को लाल पेन से घनी तरह से चिन्हित किया गया था। मुझे विश्वास नहीं है कि वो गायब हो सकता है। हो सकता है कि वो शहर में छिपा हो सकता है कि उसने कपड़े बदल लिए हों, गाड़ी छोड़ दी हो या किसी रिहायशी इलाके में घुस गया हो। अब से सभी पारंपरिक जांच के तरीकों का अधिकतम विस्तार किया जाएगा। काली कॉफी के कप एक दूसरे को दिए गए। जासूसों की टीमों को सुबह ही भेज दिया गया। किसी ने आराम नहीं किया। दिन की पहली धूप में दर्जनों पुलिस की गाड़ियां शहर भर में फैल गईं, जो कई सालों में सबसे तनावपूर्ण खोज की शुरुआत थी। इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई। कॉफी की दुकानों से लेकर बाजारों तक, रिहायशी इलाकों से लेकर स्कूलों तक हर कोई चर्चा कर रहा था। दिन दहाड़े गोली चलाने की हिम्मत किसने की? उसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जनता का दबाव जांच टीम पर बढ़ रहा था। डीसीपी सिंह जानते थे कि हर गुजरते मिनट के साथ लोगों का विश्वास और कमजोर होता जा रहा था। उन्होंने पीड़ित की तस्वीर को देखा, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी मुस्कान सौम्य थी, और मन ही मन एक वादे की तरह कहा, हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आगे की जांच आसान नहीं होगी, क्योंकि अपराधी न केवल दुस्साहसी था, बल्कि उसके पास भागने की एक सावधानीपूर्वक गणना की गई योजना भी थी। और फिर कई रातों की जागने और जांच के बाद जब सभी सुराग खत्म हो गए, तो जांच टीम को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उसे मशीनों की आंखों से ढूंढना होगा। ये एक अभूतपूर्व पैमाने पर कैमरा फुटेज की जांच की शुरुआत थी। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा एक कठिन सफर था, जहां पुलिसकर्मियों को लाखों लाख फ्रेमों के बीच सुराग ढूंढना था। क्या वे बेजान कैमरे गोली चलाने वाले का कोई निशान बचा पाए थे? और क्या न्याय की रोशनी उसे इस डिजिटल रात के मेले में ढूंढ पाएगी? जब जांच के सभी रास्ते बंद हो गए, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई गाड़ी का नंबर नहीं, तो जांच टीम 924C के पास अपराधी को ढूंढने का केवल एक ही रास्ता बचा था, बेजान इलेक्ट्रॉनिक आंखों के माध्यम से। सुरक्षा कैमरा प्रणाली। कमांड सेंटर के ऑपरेशन रूम में दर्जनों कंप्यूटर चालू थे, जिनकी ठंडी नीली रोशनी थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। हर जगह से वीडियो डेटा डाउनलोड किया जा रहा था। हार्ड ड्राइव के ढेर लगे हुए थे, जो उतने ही भारी थे जितना कि मामले का बोझ उनके कंधों पर था। डीसीपी विक्रम सिंह अंदर आए। कई रातों से न सोने के कारण उनकी आवाज बैठ गई थी। हम अंजलि ज्वेलर्स के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जांचेंगे, एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है। आदेश खत्म होते ही पूरा कमरा जैसे जाग गया। 20 जीनियस अधिकारियों की एक विशेष टीम उसी रात गठित की गई। वे 24 घंटे की शिफ्ट में काम करते, बारी बारी से स्क्रीन के सामने बैठकर हर वीडियो को, हर सेकंड, हर मिनट को रिवाइंड करते, बस एक काली जैकेट या बिना नंबर प्लेट वाली पल्सर बाइक की तलाश में। ये काम जो आसान लग रहा था, असल में सबसे कठिन चुनौती थी, क्योंकि इस शहर की 5 लाख से ज्यादा की आबादी में सैकड़ों लोग काली जैकेट पहनते थे और हजारों बाइकें वैसी ही थीं जैसी बताई गई थीं। आंखें चौंधिया जाती थीं। लेकिन कुछ भी अलग नहीं दिखता था। एक युवा जासूस ने थकी हुई आवाज में बताया, कई दिनों तक स्क्रीन की नीली रोशनी ही एकमात्र चीज थी जो वे देखते थे। आंखें जल रही थीं, गला सूख रहा था। हर कोई कुछ मिनटों के लिए मेज पर सिर रखकर सोता और फिर उठ जाता। कुछ रातें ऐसी थीं जब कमरे में केवल माउस के क्लिक की आवाज, धीमी सांसों की आवाज और ठंडी कॉफी की गंध ही फैली होती थी। उन्होंने ट्रैफिक कैमरों से लेकर लोगों के घरों, दुकानों, चौराहों, पेट्रोल पंपों और यहां तक कि उन छोटी सड़कों के कैमरे भी देखे जिन पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रत्येक डेटा फाइल कई दसियों जीबी की थी। प्रत्येक वीडियो घंटों लंबा था।
भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, ये मुहावरा आधा मजाक और आधा सच में बार बार दोहराया जाता था, लेकिन हर कोई जानता था कि वे रुक नहीं सकते। तीसरा दिन बीत गया, कुछ नहीं मिला। चौथे दिन भी बस लोगों की भीड़ और गाड़ियों का आना जाना ही दिखा, कोई भी संदिग्ध नहीं था। पांचवें दिन कुछ छोटे सुराख चमके और फिर बुझ गए। एक जैसी बाइक थी, लेकिन नंबर प्लेट अलग थी। किसी ने काली जैकेट पहनी थी, लेकिन उसका हुलिया मेल नहीं खाता था। डीसीपी सिंह लगभग कमांड रूम से नहीं हटे। हर बार एक वीडियो देखने के बाद वो नक्शे पर एक और लाल तीर का निशान लगा देते। शहर के केंद्र से संदिग्ध के संभावित भागने के रास्ते मकड़ी के जाले की तरह घने हो गए थे, लेकिन कोई अंतिम बिंदु नहीं था। एक देर शाम वो खिड़की के पास चुपचाप खड़े थे, बाहर हल्की बारिश देख रहे थे। कोई भी पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता, उसे कहीं न कहीं से गुजरना पड़ा होगा। कम से कम किसी एक कैमरे ने उसे देखा होगा, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। लेकिन हकीकत क्रूर थी। हर फ्रेम को बार बार देखा गया, हर गली के कोने को ध्यान से देखा गया, लेकिन अपराधी अभी भी लोगों की भीड़ में एक भूत की तरह था। वो आया और गायब हो गया, बिना किसी निशान, बिना किसी चेहरे के। छठे दिन तक कई लोग थकने लगे, शरीर जवाब दे रहा था, मनोबल गिर रहा था, लेकिन किसी ने भी अपनी कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे अगर एक भी फ्रेम छूट गया तो वे एकमात्र मौका खो सकते हैं। कंप्यूटर की रोशनी से भरे कमरे में डीसीपी सिंह की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ता से गूंजी। जांच का दायरा शहर के बाहरी इलाकों तक बढ़ाओ, सबसे दूर के रिहायशी इलाकों तक। हो सकता है कि उसने लंबा रास्ता लिया हो। एक भी कैमरा नहीं छूटना चाहिए। आदेश जारी हुआ, टीमें फिर से निकल पड़ीं। नई हार्ड ड्राइव लाई गईं, नए फ्रेम खोले गए। लोगों को समय का एहसास नहीं रह गया था। वे बस इतना जानते थे कि हर वीडियो के पीछे एक सुराग हो सकता है जो पूरे मामले को बचा सकता है, और अनगिनत धुंधली छवियों के बीच थकी हुई आंखें अभी भी दृढ़ता से देख रही थीं, ये विश्वास करते हुए कि जल्द या देर से कोई एक पल, चाहे कितना भी क्षणिक क्यों न हो, गोली चलाने वाले का असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन वो पल कब आएगा, और जब वो आएगा तो क्या वे इस विशाल डेटा के समुद्र में उसे पहचान पाएंगे? मामले के 7वें दिन विशेष जांच टीम का कमांड रूम रात भर रोशन रहा, जैसे कि वो रोशनी ही सबको निराशा के अंधेरे में डूबने से रोक रही हो। गाढ़ी कॉफी के कप, धसी हुई आंखें और सैकड़ों घंटे के वीडियो अभी भी बार बार देखे जा रहे थे। किसी को समय का एहसास नहीं था, बस एक कमजोर विश्वास था कि कहीं न कहीं किसी धुंधले फ्रेम में अपराधी ने खुद को उजागर कर दिया होगा। लगभग सुबह 2 बजे, जब शहर का अधिकांश हिस्सा सो चुका था, तीसरी जांच टीम, जिसमें 3 युवा जासूस थे, अभी भी बाहरी इलाकों के कैमरों से लिए गए नए डेटा फाइलों को देख रही थी। ठंडी नीली स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जिसमें थकान और उम्मीद दोनों झलक रही थी। एक जासूस ने फुटेज को आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा। थकान से उसकी आवाज बदल गई थी। अगर वो इस तरफ गया है तो कम से एक घर के कैमरे ने तो उसे रिकॉर्ड किया ही होगा। और फिर ठीक उसी पल स्क्रीन पर एक चमत्कार हुआ। घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बंद गली में स्थित एक छोटी सी किराने की दुकान के पुराने कैमरे से तस्वीरें सामने आईं। तस्वीर साफ नहीं थी, रोशनी कम थी, कैमरा एंगल टेढ़ा था, लेकिन इसने तुरंत तीनों को अपनी सीटों से उछाल दिया। एक बिना नंबर प्लेट वाली काली पल्सर बाइक दोपहर 3:18 बजे गली में घुसी, यानी अपराध के ठीक 8 मिनट बाद। ड्राइवर ने काली जैकेट पहन रखी थी, दुबला पतला शरीर, बेसबॉल कैप नीचे खींची हुई, मास्क से चेहरा ढका हुआ। सब कुछ चश्मदीदों के विवरण से मेल खाता था। पूरी टीम चुप हो गई, बस दिलों की धड़कन की आवाज आ रही थी। एक ने जल्दी से वीडियो को धीमा किया, उसकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटीं। उन्होंने देखा कि बाइक दुकान के ठीक बगल में सड़क के किनारे रुकी। लगभग 10 मिनट बाद वही बाइक वापस निकली, लेकिन ड्राइवर ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। काली जैकेट गायब थी, उसकी जगह हल्के भूरे रंग की शर्ट थी। उसने कपड़े बदल लिए, उसे लगा कि वो सुरक्षित है। एक जासूस बोल पड़ा,
लेकिन सबसे कीमती डिटेल वीडियो के अंत में थी। जाने से पहले उस नौजवान ने अपनी बाइक रोकी, पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पीने के लिए अपना मास्क नीचे किया। ये क्रिया केवल 3 सेकंड तक चली, बहुत छोटी, लेकिन उसके असली चेहरे का आधा हिस्सा दिखाने के लिए काफी थी। पूरा कमांड रूम जैसे फट पड़ा। जानकारी तुरंत रात में ही फॉरेंसिक टीम को भेज दी गई। उन्होंने तुरंत फ्रेम को निकाला, बड़ा किया, रोशनी को समायोजित किया और हर छोटे विवरण को साफ किया। 2 घंटे से अधिक समय के बाद स्क्रीन पर एक चेहरा साफ दिखाई दिया। एक युवा लड़के का चेहरा जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल थी। गाल अभी भी कोमल थे, आंखों में थोड़ी घबराहट थी, जो किसी अनुभवी अपराधी जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन उसमें एक अवर्णनीय ठंडक भी थी। पूरी जांच टीम स्तब्ध रह गई। किसी ने नहीं सोचा था कि दिन दहाड़े एक ही गोली से एक आदमी को मारने वाला एक स्कूल जाने की उम्र का लड़का हो सकता है। डीसीपी विक्रम सिंह पास आए, स्क्रीन पर घूरते हुए। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर धीमी, बैठी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने अपना चेहरा दिखा दिया है। अब से सभी संसाधनों को इस चेहरे को ट्रैक करने पर केंद्रित करो। तुरंत संदिग्ध के चेहरे की तस्वीर छापी गई और सभी पुलिस स्टेशनों, विशेष टीमों और रिहायशी इलाकों में भेजी गई। नागरिक डेटाबेस में चेहरे की पहचान प्रणाली को सक्रिय किया गया ताकि आंखों, गालों से लेकर ठोड़ी के आकार तक हर विवरण का मिलान किया जा सके। इसके अलावा तकनीकी टीम ने तुरंत कैमरे के स्थान का पता लगाया, किराने की दुकान के मालिक की पहचान की और बाइक के आने जाने के समय और अगले मोड़ की दिशा का पता लगाया। हर जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच की गई, हर फ्रेम, हर पहिए का निशान। इस बीच मीडिया में हलचल शुरू हो गई। हजारों लोगों ने घटनास्थल की तस्वीरें साझा की, अपराधी की पहचान के बारे में अटकलें लगाईं। लेकिन जांच टीम में किसी को सोशल मीडिया की परवाह नहीं थी। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, ठीक ठीक ये पता लगाना कि वो कौन है। सुबह हो गई। पहली सुबह की किरण कमांड रूम की खिड़की से अंदर आई। उस मासूम चेहरे की तस्वीर पर पड़ रही थी। डीसीपी सिंह ने धीमी आवाज में कहा, वो बहुत छोटा है, लेकिन उस नजर के पीछे एक असली अपराध है। और उस पल में हर कोई समझ गया कि मामला अब एक पूरी तरह से नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अपराधी की तलाश अब अंधेरे में नहीं थी, पहली रोशनी दिखाई दे चुकी थी। उस तस्वीर में वो लड़का कौन था? एक युवा व्यक्ति ने इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया और किस बात ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया? उस सुनहरे पल के बाद अगली सुबह 924C जांच टीम में माहौल तनावपूर्ण था। लगभग 1 हफ्ते की गतिरोध के बाद अब सभी की निगाहें उस युवा चेहरे पर थीं जिसे अभी-अभी एक धुंधले वीडियो से निकाला गया था। ये जांच के अंधेरे में पहली रोशनी थी, एक कमजोर उम्मीद की किरण, लेकिन पूरे मामले के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी। उसी सुबह संदिग्ध के चेहरे की तस्वीर की सैकड़ों प्रतियां छापी गईं और लखनऊ के सभी विशेष टीमों, पुलिस स्टेशनों और नागरिक सुरक्षा चौकियों को भेजी गईं। नागरिक डेटाबेस में चेहरे की पहचान प्रणाली को भी गालों, आंखों से लेकर ठोड़ी के आकार तक हर विवरण का मिलान करने के लिए सक्रिय किया गया था। कमांड रूम की दीवार पर उस तस्वीर को बीच में चिपकाया गया था जिसके नीचे लाल मोटे अक्षरों में लिखा था, अंजलि ज्वेलर्स मामले के संदिग्ध की तलाश। डीसीपी विक्रम सिंह ने उस तस्वीर को लंबे समय तक देखा। उन्होंने उसकी आंखों में न केवल ठंडक देखी, बल्कि एक विरोधाभासी भोलापन भी देखा, जो पेशेवर अपराधियों में शायद ही कभी होता है। उन्होंने सोचते हुए कहा, ये कोई पेशेवर नहीं हो सकता, वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत दुस्साहसी है। इसके तुरंत बाद आदेश जारी किया गया, घटनास्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 17 से 20 साल की उम्र के सभी युवकों की जांच करो। उन लोगों को प्राथमिकता दो जिनके पास पल्सर बाइक है, जिनका होलिया मिलता जुलता है या जो कभी काली जैकेट में देखे गए हों। उस दिन लखनऊ शहर सामान्य से अधिक गर्म लग रहा था। दर्जनों जासूसों की टीमें अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ीं। हर गली, हर कॉलोनी, हर छात्र हॉस्टल का दरवाजा खटखटाया गया और पूछताछ की गई। लोगों ने पूरा सहयोग किया। हर कोई डरा हुआ था, हर कोई उत्सुक था। कई तरह की जानकारी मिली,
मैंने उस इलाके में एक लड़के को बिना नंबर की काली पल्सर चलाते देखा है। एक नौजवान अभी अभी किराए पर रहने आया है, दिन भर दरवाजा बंद रखता है, किसी से बात नहीं करता। ये तस्वीर तो फानसगंज इलाके की पुरानी कॉलोनी में रहने वाले किसी के बेटे जैसी लग रही है। हर सूचना को दर्ज किया गया और सावधानी से मिलान किया गया। फानसगंज इलाके की फुकारा टीम नंबर 2 को सबसे पहले कुछ मिलता जुलता सुराग मिला। एक उम्रदराज जासूस ने तस्वीर देखने के बाद धीरे से कहा, ये चेहरा तो पुरानी कॉलोनी में रहने वाले राहुल का लगता है। अभी अभी 12वीं पास की है, बहुत सीधा साधा है, सब उसे पसंद करते हैं। इस जानकारी ने पूरी टीम को चौंका दिया। क्या एक 18 साल का विनम्र, संस्कारी लड़का उस दहला देने वाले मामले में बेरहमी से गोली चलाने वाला हो सकता है? लेकिन पेशेवर काम में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। तुरंत ये जानकारी जांच टीम को भेजी गई। चेहरे की पहचान प्रणाली से डेटा अभी अभी पूरा हुआ था। वीडियो में संदिग्ध और फानसगंज की पुरानी कॉलोनी में रहने वाले 2006 में जन्मे राहुल वर्मा के बीच 90% समानता थी। इस परिणाम ने पूरे कमांड रूम को शांत कर दिया। डीसीपी सिंह ने मेज पर कसकर हाथ रखा, तुरंत पुष्टि करो, लेकिन गुप्त रूप से, जानकारी लीक न होने पाए, कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाए, तुरंत। एक गुप्त जासूस टीम को कॉलोनी में भेजा गया। उन्होंने डिलीवरी बॉय और राहगीरों का वेश बनाया और चुपचाप नजर रखी। राहुल का कमरा दूसरी मंजिल पर था, दरवाजा हमेशा बंद रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि इन दिनों वो कम बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी शाम को कहीं जाते हुए दिखता है। बगल के कमरे में रहने वाली एक बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इन दिनों बहुत थका थका और आंखें सूजी हुई लगती हैं, जैसे रात भर जागा हो। हर बयान, हर विवरण सावधानी से दर्ज किया गया। राहुल वर्मा की एक तस्वीर बनने लगी। 18 साल का, अभी अभी हाई स्कूल पास किया है, अपने माता पिता के साथ एक छोटे तंग कमरे में रहता है, कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, पढ़ाई में औसत, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला। एक इतना साफ रिकॉर्ड कि विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन वीडियो में उसकी आंखें, वे आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। उस शाम जांच टीम ने एक विशेष बैठक की। स्क्रीन पर वीडियो में संदिग्ध और राहुल वर्मा की तस्वीरों की तुलना अगल बगल रखी गई। ठोड़ी का कोण, नाक का आकार, कान का आकार, सब कुछ मेल खाता था। कमरा शांत हो गया। डीसीपी सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज दृढ़ थी। अब कोई संदेह नहीं है, लक्ष्य राहुल वर्मा है। टीम को तुरंत गिरफ्तारी की योजना बनाने का आदेश दो, लेकिन याद रहे, नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सभी के हरकत में आने से पहले एक छोटा सा सन्नाटा था। हर कोई समझ गया था कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक भीषण खोज की यात्रा का अंत है, जहां दर्जनों लोगों की मेहनत, आंसू और विश्वास एक ही रात पर टिके थे। बाहर सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई थी। लोग घटनास्थल की तस्वीरें फिर से साझा कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, अटकलें लगा रहे थे। अफवाहें जांच की गति से भी तेज फैल रही थीं। सुना है पुलिस ने अपराधी को ढूंढ लिया है, एक छोटा लड़का है। बहुत सीधा साधा दिखता है, लेकिन मुख्यालय के अंदर किसी को परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी अपराधी को भागने का मौका दे सकती है। जासूसों की टीमों को समान रूप से बांटा गया, जो कॉलोनी के आसपास की हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रख रही थी। हर व्यक्ति, हर आंख तनाव में थी। रात हो गई। पतझड़ की पहली हवा पेड़ों से होकर गुजरी। पूरी जांच टीम गुप्त टीम से संकेत की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठी थी। कहीं उस छोटे से कमरे में राहुल वर्मा अभी भी नहीं जानता था कि घेरा कस चुका है। बस एक गलती, एक आवेगी कार्रवाई और सब कुछ फट सकता था। लेकिन जासूस तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि बस एक कदम और सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या गिरफ्तारी सुचारू रूप से होगी और राहुल वर्मा, वो 18 साल का लड़का, क्या सच में गोली चलाने वाला है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? अगली सुबह 9/24 जांच टीम को ये पुष्टि मिली कि फानसगंज कॉलोनी का निवासी 18 वर्षीय राहुल वर्मा
अंजलि ज्वेलर्स लूट मामले में नंबर 1 संदिग्ध है, लेकिन जब इस युवक की व्यक्तिगत फाइल खोली गई तो पूरा कमांड रूम लगभग स्तब्ध रह गया। कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, किसी भी गिरोह से कोई संबंध नहीं, यहां तक कि पढ़ाई में औसत, अच्छा आचरण, जिसे शिक्षकों और पड़ोसियों ने विनम्र और संस्कारी बताया था। एक उज्जवल चेहरा, एक साफ सुथरा अतीत। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि यह दिन दहाड़े गोली चलाना वाला हो सकता है। डीसीपी विक्रम सिंह ने राहुल की स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तस्वीर को सोचते हुए देखा। तस्वीर में वो अभी भी एक भोला भाला किशोर था, जिसकी मुस्कान में झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। निश्चित रूप से इस शांति के पीछे कुछ ऐसा है जिसने उसे अपनी सीमाएं लांघने पर मजबूर किया। एक गुप्त जासूस टीम ने कॉलोनी में जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा की। राहुल के जीवन के टुकड़े टुकड़े जोड़े गए और ये सोशल मीडिया पर उसकी शानदार छवि के बिल्कुल विपरीत था। राहुल का परिवार गरीब था। पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जिनकी आय अनिश्चित थी। धूप वाले दिनों में तो ठीक था, लेकिन बारिश के दिनों में कोई कमाई नहीं होती थी। मां बाजार के आसपास फेरी लगाती थीं। कभी कमाई होती, कभी नहीं। उनके हाथ खुरदरे थे और कपड़े हमेशा फीके रंग के होते थे। उनका कॉलोनी का कमरा केवल 10 वर्ग मीटर का था। पुराना, दीवारों पर नमी के धब्बे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल वर्मा एक बिल्कुल अलग व्यक्ति था। उसका प्रोफाइल महंगी चीजों की तस्वीरों से भरा था। ब्रांडेड कॉफी, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, चमकती हुई स्कूटर। वो बार और शानदार रेस्टोरेंट में चेक इन करता था, अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ, जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। इस विरोधाभास ने जांच टीम के मन में सवाल खड़ा किया। एक गरीब घर का लड़का इस तरह जीने के लिए पैसे कहां से लाता है? कई दिनों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद राहुल की दोहरी जिंदगी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। अपने दोस्तों और खासकर प्रिया के सामने एक अमीर लड़के की छवि बनाए रखने के लिए राहुल ने अपने परिवार की स्थिति के बारे में झूठ बोला था। उसने सबको बताया कि उसके माता पिता का एक छोटा सा सोने का कारोबार है, उनके पास कार है। हकीकत में तस्वीरों में ब्रांडेड जूते दोस्त से उधार लिए गए थे। शानदार डिनर बस एक बार किसी और के पैसे पर किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया, जो केवल बाहरी दिखावा देखता है, ने उसके अंदर भ्रम पैदा कर दिया था। और यही भ्रम तुलना और युवावस्था के अहंकार के साथ मिलकर एक भयानक दबाव में बदल गया था। जांच के अनुसार राहुल की गर्लफ्रेंड प्रिया का जन्मदिन आने वाला था। अपने प्रोफाइल पर वो लगातार एक कीमती सफेद सोने के हार की तस्वीरें साझा कर रही थीं। साथ में कैप्शन था, इस जन्मदिन पर बस किसी खास से कुछ खास की उम्मीद है। ये शब्द जो हानि रहित लग रहे थे, वे सब्र का आखिरी बांध तोड़ गए। राहुल खुद को साबित करने और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी आदर्श छवि बनाए रखने की मानसिकता के साथ हताशा के भंवर में फंस गया। उसने दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, माता पिता से झूठ बोला, लेकिन किसी ने नहीं दिया। और फिर एक स्लीपलेस रात में राहुल ने इंटरनेट पर खोजा, ज्वेलरी की दुकान लूटना आसान है या मुश्किल। ये खोज जो बाद में उसके फोन की हिस्ट्री में मिली, वहीं से उसने योजना बनाई। एक देसी कट्टा काला बाजार से खरीदा, एक काली जैकेट खुद को छिपाने के लिए, एक पुरानी पल्सर जिसका नंबर प्लेट हटा दिया गया था, और एक मूर्खतापूर्ण बचकाना फैसला जिसके परिणाम भयानक थे। जब जांचकर्ताओं ने ये जानकारी सुनी तो डीसीपी सिंह लंबे समय तक चुप रहे, क्योंकि इस सनसनीखेज मामले के पीछे सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि भ्रम की एक त्रासदी थी। उन्होंने बैठक में धीरे धीरे कहा, उसने बदला लेने के लिए हत्या नहीं की, न ही लालच में पैसे के लिए। सिर्फ एक जन्मदिन के तोहफे के लिए, एक पल के अहंकार के लिए। 18 साल की उम्र में एक फिसलन, और उसकी कीमत 2 जिंदगियां थीं। एक मर गया और एक जो कभी वापस नहीं आएगा। पूरी जांच टीम चुप हो गई। हर कोई समझ गया था कि राहुल के आवेगी व्यवहार के पीछे एक पूरी पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के भ्रम में बड़ी हो रही है। जहां खुशी को भौतिक चीजों से मापा जाता है और आत्म मूल्य को लाइक और सुंदर तस्वीरों से आंका जाता है, लेकिन कानून में भावनात्मक कारणों के लिए कोई जगह नहीं है। एक जान चली गई थी,
अपराध चाहे वो मूर्खता से ही क्यों ना हुआ हो, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जब सब कुछ साफ हो गया तो डीसीपी सिंह ने पूरी टीम को बुलाया और आदेश दिया, लक्ष्य राहुल वर्मा को गिरफ्तार करना है, पूरी तरह सुरक्षित। संदिग्ध को आत्महत्या करने या दूसरों को खतरे में डालने का कोई मौका नहीं देना। योजना विस्तार से बनाई गई। जासूसों की टीमें नागरिक, डिलीवरी बॉय, डिनर गेस्ट बनकर उस कॉलोनी को घेर लिया जहां राहुल रहता था। कुछ अन्य टीमें प्रिया पर नजर रख रही थीं, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि राहुल उस जन्मदिन की पार्टी में उपहार देने के लिए आ सकता है। उस रात डीसीपी सिंह ऑपरेशन के नक्शे के सामने खड़े थे, घने लाल तीरों को देखते हुए और धीरे से आह भरी। काश उसने खुद को साबित करने के लिए कोई और रास्ता चुना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कल सुबह गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू होगी। एक जान चली गई थी, एक जिंदगी खत्म होने वाली थी। झूठी चमक के पीछे असली जिंदगियों का असली दर्द था, और उस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा अपराध था जिससे वापसी संभव नहीं थी। क्या गिरफ्तारी सफल होगी? और जब राहुल अपने अपराध का सामना करेगा तो वो क्या कहेगा? क्या उसे वास्तव में एहसास होगा कि उसने युवावस्था के अंधेपन में क्या खो दिया है? गिरफ्तारी का आदेश जारी होने के लगभग 10 दिन बाद 924C जांच टीम की जांच अपने सबसे तनावपूर्ण दौर में पहुंच गई थी। सभी रास्ते नियंत्रित कर लिए गए थे, सभी डेटा की हर डिटेल तक जांच हो चुकी थी, और 14 मई 2024 की सुबह 10:30 पर अंतिम पुष्टि का संकेत मिला। संदिग्ध राहुल वर्मा अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के जन्मदिन की पार्टी के लिए आयोजित बी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था। पूरा कमांड रूम तुरंत सक्रिय हो गया। ये निर्णायक क्षण था, क्योंकि दोस्तों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल ने इस पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को एक विशेष उपहार देने का वादा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो उपहार अंजलि ज्वेलर्स से लूटा गया सफेद सोने का हार होगा। डीसीपी विक्रम सिंह सीधे तौर पर ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। इलाके का नक्शा मेज पर फैला हुआ था। जासूसों की टीमों को रेस्टोरेंट के चारों ओर 3 परतों में तैनात किया गया था। बाहरी परत में ट्रैफिक पुलिस और मोबाइल यूनिट्स थीं, जो आने जाने वाले सभी रास्तों को नियंत्रित कर रही थीं। बीच की परत में राहगीरों, ऑटो ड्राइवरों और डिलीवरी बॉय के वेश में जासूस थे। सबसे भीतरी और इलीट परत में 6 अधिकारी थे, जो वेटर, मेहमान और आसपास के लोगों के वेश में थे। आदेश स्पष्ट रूप से दिया गया था, संदिग्ध को पकड़ना है, कोई अफरा तफरी नहीं मचानी, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब घड़ी में शाम 5:10 हुए, बाहरी टीम से वॉकी टॉकी पर संदेश आया। लक्ष्य दिखाई दिया, अकेला है, सफेद शर्ट पहने हुए है, हाथ में एक छोटा सा उपहार का डिब्बा है। कोई कुछ नहीं बोला, बस तेज सांसों और धड़कते दिलों की आवाज थी। जानी पहचानी पल्सर बाइक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुकी। राहुल नीचे उतरा। उसका व्यवहार इतना शांत था कि वो डरावना लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उस समय रेस्टोरेंट में हर कोई उसे ही देख रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर जन्मदिन का संगीत बज रहा था। प्रिया, उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड, दोस्तों के बीच खुशी से मुस्कुरा रही थी। जब राहुल अंदर आया तो सब चिल्लाए, वो रहा, राहुल आ गया। उसने एक झूठी मुस्कान दी। हाथ में उपहार का डिब्बा कसकर पकड़ा हुआ था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका हाथ कांप रहा था या उसकी आंखों में शांत दिखने की कोशिश के बावजूद डर झलक रहा था। राहुल मेज पर गया, प्रिया के सामने उपहार का डिब्बा रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ठीक उसी पल पास में खड़े 3 वेटर, जो असल में गुप्त जासूस थे, ने चुपचाप इशारा किया और एक पल में दरवाजे बंद कर दिए गए। बगल की मेज पर बैठा एक मेहमान, जो असल में भीतरी टीम का कमांडर था, खड़ा हो गया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन दृढ़ता से गूंजी, पुलिस, राहुल वर्मा, तुम्हें अंजलि ज्वेलर्स लूट मामले के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है। सब कुछ जैसे जम गया। संगीत अचानक बंद हो गया। प्रिया स्तब्ध थी और राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थीं और फिर घबराहट में बदल गईं। वो पीछे हटा।
भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत 2 जासूसों ने उसे दबोच लिया और काबू कर लिया। उपहार का डिब्बा फर्श पर गिर गया, ढक्कन खुल गया और अंदर, जैसा कि अनुमान था, रोशनी में चमकता हुआ सफेद सोने का हार था। पूरा कमरा शांत हो गया। प्रिया के रोने की आवाज उस डरावनी खामोशी में गूंज उठी। पुलिस मुख्यालय में राहुल सिर झुकाए बैठा था, दोनों हाथ कसकर बांधे हुए थे। उसके सामने डीसीपी विक्रम सिंह थे, जिन्होंने पूरी जांच का नेतृत्व किया था। उन्होंने सीधे राहुल की आंखों में देखा, गुस्से में नहीं, बस शांति और दुख के साथ। तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? पैसे के लिए, नफरत के लिए, या सिर्फ एक तोहफे के लिए? एक लंबी खामोशी के बाद राहुल की कांपती हुई आवाज आई, मैं बस उसे कुछ देना चाहता था ताकि मुझे नीचा न देखा जाए। उसने सब कुछ बताया, अहंकार के दबाव से लेकर झूठ, कर्ज और फिर हताशा में लिए गए मूर्खतापूर्ण फैसले तक। जब ज्वेलरी की दुकान के मालिक ने विरोध किया तो राहुल घबरा गया और गोली चला दी। उसके बाद सब कुछ एक सपने जैसा था। धमाका, खून, फिर वो भागा, गली में छिपा, कपड़े बदले, बंदूक फेंकी, ये सोचते हुए कि उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन उस समय मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था। डीसीपी सिंह ने उसे लंबे समय तक देखा। उनकी आंखों में सख्ती और दया दोनों थी। एक पल की मूर्खता राहुल, बस एक पल, और तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगली सुबह 9-4C जांच टीम ने समापन बैठक की। मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। बरामद किए गए सबूतों में देसी कट्टा, अपराध के समय पहने गए कपड़े और सफेद सोने का हार शामिल थे। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उस बोर्ड पर पड़ रही थी जिस पर लिखा था, कोई भी अपराध पूर्ण नहीं होता, केवल दृढ़ता और न्याय कभी नहीं सोता। डीसीपी सिंह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर मुड़कर चले गए। वो जानते थे कि मामला बंद हो गया है, लेकिन पीछे रह गए लोगों के दिलों के घाव कभी नहीं भरेंगे। एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया था। एक 18 साल का लड़का मौत की सजा का सामना कर रहा था, और एक लड़की अपनी बाकी जिंदगी उस भाग्यवादी जन्मदिन के तोहफे के साए में जिएगी। कानून का जाल भले ही ढीला दिखे, पर उससे बचना मुश्किल है। सच्चाई अंततः सामने आ गई थी, ना केवल एक अपराध की, बल्कि मानव आत्मा के उस अंधेरे पक्ष की भी, जब भ्रम और अहंकार तर्क पर हावी हो जाते हैं। लेकिन न्याय ने अपनी आवाज उठाई थी, और भले ही देर से, वो सबसे जरूरी समय पर आया था। क्या राहुल वर्मा को दी गई सजा पीड़ित के परिवार के दर्द को कम कर पाएगी? और अंत में उन युवाओं के लिए क्या सबक बचा है जो मान्यता के भ्रम में जी रहे हैं? उस सुबह अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। सुबह से ही लखनऊ के लोग अदालत के गेट के सामने चुपचाप कतार में खड़े थे। अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ पीड़ित रमेश कुमार का परिवार था, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार जिनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। दूसरी तरफ आरोपी राहुल वर्मा के माता पिता थे, जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे और वे सिर झुकाए बैठे थे, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दोनों पंक्तियों के बीच एक खाली जगह थी, एक ऐसी खाई जिसे आंसुओं या माफी से नहीं भरा जा सकता था। जब अदालत के क्लर्क ने आरोप पत्र पढ़ा तो राहुल चुपचाप बैठा रहा, दोनों हाथ आपस में कसकर बांधे हुए। पढ़ने की आवाज एक समान गति से गूंज रही थी, लेकिन वो चाकुओं की तरह चुभ रही थी। आरोपी राहुल वर्मा 18 वर्ष पर 2 आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 392 के तहत लूट। जब न्यायाधीश ने उसे जवाब देने के लिए खड़े होने को कहा तो राहुल कांपते हुए बोला। उसकी आवाज टूट रही थी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मुझे पता है कि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। बस राहुल की मां के सिसकने की आवाज आ रही थी। वो मेहनती महिला रोते हुए अपने पति के कंधे पर गिर पड़ी। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने बस एक नादानी की है। लेकिन राहुल की नादानी अब कोई छोटी गलती नहीं थी, एक जान चली गई थी। एक परिवार बिखर गया था।
और एक युवक जो अभी अभी 18 साल का हुआ था, कानून की सबसे बड़ी सजा का सामना कर रहा था। अभियोजन पक्ष के वकील खड़े हुए। उनकी आवाज गंभीर थी, लेकिन अंत में गहन गई। आरोपी ने होश में अपराध किया, पूरी तैयारी के साथ खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। उसका व्यवहार दुस्साहसिक था, कानून का अनादर करता था और जनता में भय पैदा करता था। हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि आरोपी को उच्चतम सजा, फांसी की सजा दी जाए। सभी की निगाहें राहुल पर टिक गईं। उसने सिर झुका लिया, आंसू बहने लगे। मैं माफी मांगता हूं। मैं बस उसे खुश करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। उसकी वो भोली, कांपती आवाज अदालत में गूंजी, जिससे कई लोगों को सिर झुकाना पड़ा। कुछ जांच अधिकारी जिन्होंने मामले को सुलझाने में भाग लिया था, वे भी चुपचाप अपने हाथ बींच रहे थे। उन्हें अपराधी को पकड़कर खुशी नहीं हो रही थी। उन्हें बस इस बात का दुख था कि एक होनहार युवक ने खुद को मौत के रास्ते पर धकेल दिया। जब न्यायाधीश खड़े हुए तो पूरा कमरा शांत हो गया। उनकी आवाज धीमी, दृढ़ता से गूंजी। हर शब्द भारी लग रहा था। अदालत आरोपी राहुल वर्मा को हत्या और लूट का दोषी पाती है और उसे उच्चतम सजा, फांसी की सजा सुनाती है। हथौड़े की आवाज 3 बार गूंजी, ठंडी और गूंजती हुई। नीचे पीड़ित रमेश कुमार की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरी तरफ राहुल की मां अपने रिश्तेदारों की बाहों में बेहोश हो गई। राहुल गिर पड़ा। उसके कंधे कांप रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर उठाकर कोर्ट रूम में एक बार देखा, जहां सभी की निगाहें उसी पर थीं, जिसमें दया, गुस्सा और अफसोस मिला हुआ था। आखिरी आंसू उसके मासूम गाल पर लुढ़का और ठंडे फर्श पर गिर गया। जब मामला बंद हुआ तो डीसीपी विक्रम सिंह अदालत से बाहर निकले, चुपचाप धूसर आसमान को देखते हुए। उन्होंने सिगरेट नहीं जलाई, कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। कानून एक मामले को खत्म कर सकता है, लेकिन वो जो दर्द पीछे छोड़ जाता है, उसे खत्म नहीं कर सकता। अंजलि ज्वेलर्स लूट का मामला बंद हो गया, न्याय हुआ, लेकिन गहराई में हर कोई समझता था कि ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है। ये अहंकार, भ्रम और युवाओं को घेर रहे आभासी जीवन के दबाव की एक त्रासदी है। एक 18 साल का युवक जिसे कोई नशा नहीं था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ खुद को साबित करने के लिए अपराध के रास्ते पर चला गया। एक पल की नादानी ने 2 जिंदगियों की कीमत ली। एक मर गया, एक को मौत की सजा मिली। राहुल वर्मा की कहानी उन सभी के लिए एक चुभने वाली चेतावनी है, जो एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं, जहां आत्म मूल्य को भौतिक चीजों, उपहारों और दूसरों की मान्यता से मापा जाता है। क्योंकि कभी कभी कुछ सेकंड में लिया गया एक गलत फैसला एक पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अंजलि ज्वेलर्स का मामला आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, लेकिन जांचकर्ता, पुलिसकर्मी, माता पिता इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई भी उपहार साफ अंतरात्मा से ज्यादा कीमती नहीं है। कोई भी सोना चरित्र की रोशनी से ज्यादा चमकदार नहीं है। और जैसा कि डीसीपी सिंह ने मामले के समापन पर कहा था, कानून का जाल भले ही ढीला हो, लेकिन कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अपराध से भी ज्यादा डरावना वो क्षण है जब इंसान खुद को खो देता है। अदालत की बत्तियां धीरे धीरे बुझ गईं। मेज पर मामले का सबूत, वो सफेद सोने का हार, अभी भी चुपचाप पड़ा था, फीकी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। अपराध, चुकाई गई कीमत और एक पूरी पीढ़ी के लिए एक सबक का एक कड़वा प्रतीक। अंजलि ज्वेलर्स का मामला बंद हो गया, न्याय हुआ, लेकिन लालच, अहंकार और भावनाओं पर नियंत्रण की कमी का सबक अभी भी हम सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में मौजूद है। एक पल की नादानी को जीवन भर की सजा न बनने दें। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट में जरूर सुनाएं। हमें आपकी कहानी का इंतजार रहेगा।